डूअर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक नई प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेखपाल के लिए डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट पहला है, बाकी के सेट भी जल्द ही मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? तो पशुपति मुहर मोहनजोदड़ो से मिली है। तो पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। ध्यातव्य है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ पे जो ये लोथल लिखा है ये गुजरात में है और ये मुख्यतः बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। और कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है। यहाँ पे अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो था अकबर। तो मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा के किले में हुआ था। 1540 ईस्वी में अकबर के पिता हुमायूं की कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह के हाथों हुई पराजय के बाद उसे 1555 ईस्वी तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा। तो जो अकबर के पिता थे उनका शेरशाह सूरी के साथ युद्ध हुआ था। एक 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और दूसरा हुआ था 1540 में ये कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हार के बाद हुमायूं को 15 साल के लिए निर्वासित जीवन जीना पड़ा था 1555 तक। उसके बाद 1555 में जब सरहिंद का युद्ध हुआ था तो उस समय ये वापस 1555 ईस्वी में फिर से इनका दिल्ली सल्तनत पर अधिकार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ये 2015 के एग्जाम में चकबंदी लेखपाल में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो वो था अजमेर का किला। तो थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये 1540 ईस्वी में शेर खां यानी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। चौसा के युद्ध के बाद 17 मई 1540 को बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में शेर खां और हुमायूं आमने सामने थे जिसमें शेर खां विजेता रहा। इस पराजय के परिणाम स्वरूप हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा और शेरशाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। और फिर उसके बाद से ये 1555 में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं फिर से दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक साइड में ये पूरे युद्ध लिखे हैं और इनका वर्ष लिखा है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध ये 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और प्लासी का युद्ध ये 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध ये मुगल सेना व मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के मध्य 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध जो है यहाँ पे ये 1565 ईस्वी में विजयनगर व बहमनी राज्यों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, बहमनी राज्यों में ये सभी जो राज्य थे शामिल थे। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर इनकी संयुक्त सेनाओं के मध्य ये लड़ा गया था। इस संयुक्त सेना में बराड़ शामिल नहीं था। तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। तो इस प्रकार इसका क्रम हो जाएगा 2, 3, 4, 1। अगला क्वेश्चन है कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के स्थापना किसने की थी? तो किए थे डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना वर्ष 1925 में नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। यह एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। इसका उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना और भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना था। और अभी पिछले साल 2025 में इसके 100 साल पूरे होने पर 100वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो कांग्रेस का 12वां अधिवेशन वर्ष 1896 में आयोजित किया गया था। यह अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो ये वंदे मातरम 1896 कलकत्ता अधिवेशन में और उसकी अध्यक्षता किए थे रहीमतुल्लाह एम सयानी ने। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है
मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी अनुच्छेद आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को यह शक्ति देता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय को इसके तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो वह 5 प्रकार के रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत किसी भी नागरिक के अगर मूल अधिकार का हनन होता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत किसी भी नागरिक के अगर मूल अधिकार के हनन होते हैं तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकता है। तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों की स्थापना के निर्देश दिए गए हैं? तो है आर्टिकल 40। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 40 में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएं। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि ग्रामीण स्तर पर इन संस्थाओं को ऐसी शक्तियां और अधिकार जो आवश्यक हो दिए जाएं ताकि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। यह अनुच्छेद बाद में 73वें संविधान संशोधन का आधार बना था। तो ये आर्टिकल 40 में पंचायतों की स्थापना के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं टीपीएसपी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा में शामिल नहीं है? तो है अंग्रेजी। अंग्रेजी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। ये सब उसकी भाषाएं हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया और पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो यहाँ पे संस्कृत भी ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। और 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी को जोड़ा गया था। मूल रूप से 14 भाषाएं थे पहले, बाद में सिंधी को जोड़ा गया। फिर उसके बाद से 1992 में 71वां संविधान संशोधन करके नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये तीनों को जोड़ा गया था। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, नमक से, न से नेपाली, म से मणिपुरी या कोंकणी, क से। फिर उसके बाद से 92वां संविधान संशोधन करके 2003 में ये बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। इसको याद कर सकते हैं कि बोडोमॉस से, जैसे मैथ में होता है बोडोमॉस, तो बो से बोडो, ड से डोगरी और म से मैथिली और स से संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो वर्तमान में 22 भाषाएं इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम किस संविधान संशोधन को कहा गया है? तो है 106वां संविधान संशोधन को नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा गया है। तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अधिनियम को नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम दिया है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट को आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो इसके तहत लोकसभा और सभी राज्य की विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा की सीटों पर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपने सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो वो राष्ट्र है बांग्लादेश। तो भारत की सबसे लंबी सीमा जो है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है। इसके बाद चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर तथा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के साथ इसकी सीमाएं जुड़ी हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद सेकंड पे चीन है, फिर उसके बाद से पाकिस्तान है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे बचपन, यानी ब से बांग्लादेश, च से चीन और प से पाकिस्तान और न से नेपाल, बचपन, ये क्रम है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? यहाँ पे ये असम है, असम से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो बाकी गुजरात, झारखंड, मिजोरम तीनों से गुजरती है। तो ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये गुजरात से शुरू होती है और ये जाती है यहाँ पे मिजोरम तक। तो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के कुल 8 राज्य कर्क रेखा पर पड़ते हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो है गुरु शिखर।
तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है 1722 मीटर। अरावली भारत की सर्वाधिक प्राचीन श्रृंखला है, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली इस समय न्यूज में भी था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? तो कपास जो है वो खरीफ फसल है। तो गेहूं, चना व सरसों रबी की फसल है, जबकि कपास खरीफ की फसल है। रबी की फसल कोई ऐसे याद रख सकते हैं कि रबी की फसल जो है ये ठंडी की फसल होती है, ठंड में जो बोई जाती है। कपास एक उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय नकदी फसल है, इसे सफेद सोना कहा जाता है। इसका मूल स्थान भारत है। इसके उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो कपास का उत्पादन काली मिट्टी में सर्वाधिक किया जाता है, कपास का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरूमध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो है जिब्राल्टर जलडमरूमध्य। तो जिब्राल्टर जलडमरूमध्य अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला एक प्राकृतिक जल चैनल है। यह यूरोप यानी स्पेन और अफ्रीका मोरक्को के बीच स्थित है, यानी स्पेन और मोरक्को के बीच में यह स्थित है जिब्राल्टर जलडमरूमध्य। और यहाँ पे जो होर्मुज जलडमरूमध्य है, ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। होर्मुज जलडमरूमध्य इस समय ईरान और यूएस के वार के चक्कर में इस समय न्यूज में है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य। जो बॉस्फोरस जलडमरूमध्य है, ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। और डोवर जलडमरूमध्य ये इंग्लिश चैनल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो था पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 1974 से 1979 तक के लिए थी, लेकिन यह योजना एक वर्ष पूर्व वर्ष 1978 में ही समाप्त कर दी गई और वर्ष 1978 से 80 हेतु भारत में रोलिंग प्लान लागू किया गया था। इस प्लान को मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया था। ज्ञातव्य है कि जनता पार्टी की सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व ही समाप्त करके रोलिंग प्लान को लागू किया था। तो रोलिंग प्लान जो है ये लागू किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा। मोरारजी देसाई जो थे ये जनता पार्टी से संबंधित है, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो है तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में लागू थी। इसको गॉडगिल योजना कहा जाता है। इस पंचवर्षीय योजना में विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया था। चीनी आक्रमण जो 1962 में हुआ था तथा भारत पाक युद्ध जो 1965 में हुआ था, जैसे संघर्षों के कारण योजना के उत्तरार्ध में विकास से हटकर रक्षा एवं विकास की ओर प्राथमिकता दृष्टि स्थानांतरित हुआ। और यहाँ पे जो पहला पंचवर्षीय योजना है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो यह था 1998 से 99 के बीच। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 1998 से 99 में बैंकों द्वारा लागू की गई। यह किसानों, मत्स्य पालक एवं पशुपालक लाभार्थी भी को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि से ऋण लेने में सुविधा देता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई थी और इसके तहत एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो है कृषि पर आधारित है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जहां देश की 16.5% आबादी निवास करती है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान लोहिया भवन, अलीगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये इसका आंसर लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बिस्सा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? तो 1 बीघा में 20 बिस्सा होता है, अर्थात 1 बिस्सा बराबर 1/20 बीघा यानी 1/20वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत नागरिकों द्वारा स्वेच्छा से जनरेट किए जाने वाले यूनिक हेल्थ आईडी को क्या नाम दिया गया है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इच्छुक नागरिक स्वेच्छा से एक यूनिक हेल्थ पहचान जनरेट कर सकता है, जिसे आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा कहा जाता है। यह पहचान संख्या नागरिक के स्वास्थ्य खाते के रूप में कार्य करती है।
इसके माध्यम से व्यक्ति अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकता है और अपनी सहमति से स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझा कर सकता है। इसका शुरू किया गया था 27 सितंबर 2021 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा और चिकन के उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। और जो श्वेत क्रांति है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन, स्वर्ण क्रांति फल सब्जियां तथा फूल उत्पादन और लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो है 16 मार्च को। 16 मार्च 2026 को देश भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया गया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन है कि 3 मार्च 2026 को संपूर्ण विश्व में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। और दूसरा कथन है कि वर्ष 2026 में इस दिवस का मुख्य विषय औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण है। तो ये दोनों कथन सही है, क्योंकि 3 मार्च 2026 को संपूर्ण विश्व में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया और वर्ष 2026 में इसका जो थीम था वो था औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है 2 फरवरी 2026 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया और दूसरा कथन है इस दिवस का मुख्य विषय आर्द्रभूमियां एवं मानव कल्याण है। इसमें जो पहला कथन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि 2 फरवरी 2026 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, लेकिन इसमें जो थीम है ये गलत लिखा है। उसका थीम था आर्द्रभूमियां और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। तो इस प्रकार ये केवल एक सही है कथन। अगला क्वेश्चन है कि विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 के तहत किसी वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के गारंटीकृत नियोजन का प्रावधान किया गया है? तो है 125 दिन। तो 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पारित विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 के अनुसार प्रत्येक ऐसे ग्रामीण परिवार को जिसे वयस्क सदस्य अकुशल श्रम करने के इच्छुक हो, उनके लिए अब किसी भी वित्तीय वर्ष में 125 दिन की गारंटीकृत नियोजन मतलब रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यानी इसके तहत 125 दिन का गारंटीकृत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस त्योहार को शामिल किया गया है? तो 10 दिसंबर 2025 को दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। यह भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहचान को दर्शाता है। इससे पहले कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा इत्यादि को भी यह सम्मान मिल चुका है, लेकिन 2025 में यह उपलब्धि दिवाली के नाम रही। तो दिवाली को 10 दिसंबर 2025 को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है? तो यहाँ पे पानी का भाप में रूपांतरण भौतिक अवस्था में परिवर्तन है, जबकि कोयले का जलना, भोजन का पाचन, कागज का जलना एक रासायनिक अपक्रिया है। तो यहाँ पे ये पानी का भाप में रूपांतरण ये रासायनिक अपक्रिया नहीं है, ये भौतिक अपक्रिया है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है? तो है टाइलिन। तो मनुष्य की लार ग्रंथियों से स्रावित होने वाली लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसे लारी एमाइलेज भी कहते हैं। यह एंजाइम भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम भोजन चबाते हैं तो टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च यानी मंड के साथ क्रिया करके उसे माल्टोज या शर्करा में परिवर्तित कर देता है। यही कारण है कि रोटी को अधिक देर तक चबाने पर वह मीठी लगने लगती है। तो जो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है टाइलिन। विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो है कासिमिर फंक। विटामिन शब्द के जनक कासिमिर फंक हैं। विटामिन रासायनिक रूप से जटिल सूक्ष्म कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। और जो यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। और जो रॉबर्ट कोच है, तो रॉबर्ट कोच जो है वो टीबी के जीवाणुओं की खोज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है क्षय रोग, टीबी से बचाव के लिए। तो बीसीजी का टीका क्षय रोग या टीबी से बचाव के लिए नवजात शिशुओं को लगाया जाता है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, जो मुख्य रूप से फेफड़े को संक्रमित करता है। और जो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस है, इन सबसे बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मूर्खों का सोना या आयरन पायराइड किसका अयस्क है? तो है लोहे का अयस्क है। ये आयरन पायराइड लोहे का एक अयस्क है जिसका रंग और चमक
सोने जैसी पीली धात्विक होती है, जिससे अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि यह सोना है। इसी कारण इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो मूर्खों का सोना, जिसे आयरन पायराइड्स कहते हैं, यह लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का रिसाव रोकने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है, तो है फिटकरी। तो फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है। इसका उपयोग मुख्य रूप से रक्त के रिसाव को रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह रक्त के थक्का जमने में सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा गंदे पानी को साफ या शुद्ध करने में भी फिटकरी का व्यापक प्रयोग होता है, क्योंकि यह पानी में घुली अशुद्धियों को नीचे बैठा देती है। और फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4.Al2SO4 का थ्राइस .24H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, तो यह है मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। तो भारत के मणिपुर राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है। यह पार्क लोकटक झील का अभिन्न भाग है। ये पार्क जो है ये लोकटक झील में है। यहाँ पे संघाई हिरण का आवास स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाथी आरक्षित क्षेत्र केरल में स्थित नहीं है, तो है मयूरभंज। मयूरभंज हाथी आरक्षित क्षेत्र उड़ीसा के मयूरभंज, बालासोर, भद्रक तथा क्योंझर जिले में विस्तृत है। जबकि पेरियार हाथी आरक्षित क्षेत्र, अनायमुडी हाथी आरक्षित क्षेत्र तथा नीलांबूर हाथी आरक्षित क्षेत्र, ये सब केरल में अवस्थित है। ये मयूरभंज ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्रभूमियों या वेटलैंड के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसी तारीख को 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर सहमति हुई थी, जिससे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। यह रामसर कन्वेंशन जो है ये 2 फरवरी 1971 से लागू किया गया और रामसर सचिवालय जो है इसका ये ग्लैड स्विट्जरलैंड में स्थित है। और 31 जनवरी 2026 तक भारत में कुल 98 रामसर स्थल शामिल है। ईमेल स्पूफिंग किसे कहा जाता है, तो ऐसे ईमेल भेजना जो वास्तविक लगे लेकिन काल्पनिक विश्वसनीय आईडी से भेजे गए हों। तो ईमेल स्पूफिंग साइबर अपराधियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक तकनीक है, जिसमें यूजर को ऐसे ईमेल भेजे जाते हैं जो प्रथम दृष्टया बिल्कुल वास्तविक लगते हैं। अपराधी इसे किसी काल्पनिक लेकिन विश्वसनीय दिखने वाली ईमेल आईडी से भेजते हैं, जिससे प्राप्तकर्ता को लगता है कि यह किसी बैंक, कंपनी या परिचित व्यक्ति से आया है। इसका उद्देश्य यूजर को धोखा देकर संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना या नुकसान पहुंचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रॉक्सी सर्वर को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो है गेटवे। प्रॉक्सी सर्वर मुख्य रूप से गेटवे के नाम से जाना जाता है। यह उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, जो सुरक्षा एवं गोपनीयता प्रदान करता है। इसे एप्लीकेशन लेवल गेटवे के रूप में जाना जाता है, तो है प्रॉक्सी सर्वर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें निर्धारित हैं, तो राज्यसभा की 31 सीटें निर्धारित हैं। और यह सभी राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें जो है उत्तर प्रदेश को है, 31 सदस्य। यह संख्या राज्य की विशाल जनसंख्या के आधार पर निर्धारित है। इसके अतिरिक्त लोकसभा जो निचले सदन है वहां पे उत्तर प्रदेश से 80 सांसद चुनकर जाते हैं, जो केंद्र सरकार के गठन में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है और मंडलों की संख्या 18 मंडल है और 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? यहाँ पे ये सीतापुर आंसर होगा। सीतापुर नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो हैं वो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत है। और उत्तर प्रदेश का पूरा जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में अलीगंज लोहिया भवन लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसका लगभग 7.33% जो है ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का देश में 4था स्थान है। इससे पहले जो है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद से 4थे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। यह राज्य 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
और एक कंट्री के साथ भी वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, जो इसकी भौगोलिक महत्ता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तब अर्धशासकीय पत्र। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को किसी सरकारी विषय पर उसके व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु व्यक्तिगत एवं मैत्रीपूर्ण शैली में पत्र लिखता है तब उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो यहाँ पे कृपण और दाता ये सही विलोम है। कृपण मतलब ये दाता दान देने वाला, कृपण मतलब दान ग्रहण करने वाला। और यहाँ पे जो साज है, साज का विलोम भोर होगा और शुष्क का आर्द्र होगा, प्रसन्न का अप्रसन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके पास घर न हो उसे कहते हैं अनिकेत। जिसके पास घर न हो उसे अनिकेत कहते हैं, जिसके पास कोई घर उसे निकेत, जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो अंकेक्षक उसे कहते हैं आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, इसे अंकेक्षक कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह कि अंक यानी गोद में सोने वाला को अंकशाई कहते हैं। अंक को यहाँ अंक से तात्पर्य गोद से है। गोद में स्थान पाया हुआ को अंकस्थ कहते हैं। जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसे अपृहत कहते हैं। जिसे अधिक बकवास करना न आता हो उसे अप्रगल्भ कहते हैं, और जो अधिक बकवास करता है उसे प्रगल्भ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पे लालायित जो शब्द है ये इसकी वर्तनी सही है, बाकी ये भाव्यमान नहीं होता है, ये भाग्यवान होता है। और रामायण नहीं होता, रामायण होता है। और वाल्मीकि की ये जो लिखी हुई शब्द है ये गलत है, वाल्मीकि को ऐसे लिखा जाता है। म पे बड़ी ई की मात्रा होती है, फिर क पे छोटी ई की, वाल्मीकि।